नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका के बारे में और न्यायपालिका में आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था वो कैसी लागू की गई? यहाँ पे भारतीय संविधान में जो एकीकृत न्याय की व्यवस्था की स्थापना की गई है। अगर हमारे यहाँ पे क्या है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना, यानी हमारे संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है? हमारे संविधान के अंदर ये बात उल्लेखित है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत के अंदर स्थापित है। भारत के अंदर कैसी व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे एकीकृत न्याय व्यवस्था के बारे के अंदर हम पढ़ेंगे कि न्याय की जो संरचना, न्यायपालिका की जो संरचना है वो कैसे तय की गई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के सर्वोच्च, अब देखो इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मानना, मतलब इस जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया है तो सभी फैसले, जो इसके द्वारा जो फैसले दिए गए हैं वो सभी अदालतों को मानना आवश्यक है। क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय ये सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके फैसले सभी अदालतों को, इससे क्योंकि सभी अदालतें क्या है, अधीनस्थ है, इसके अधीन है सभी। इसके द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा वो सभी अदालतों पे लागू होगा। ठीक है। और दूसरी चीज, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायाधीशों का तबादला या ट्रांसफर, तबादला कर सकता है। मतलब ये इसके पास में क्या है? अधिकार है। क्या अधिकार है? न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास में अधिकार है कि वो अन्य न्यायाधीशों का क्या कर सकता है? तबादला करने का इसके पास में अदालत है। और अदालत का इसके पास में अधिकार है और अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। किसी भी अदालत का, किसी भी अदालत का मुकदमा मंगवा, यानी किसी भी अदालत के अंदर अगर मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे को क्या कर सकता है? अपने पास में मंगवा सकता है और खुद उस पर निर्णय दे सकता है, उस पर खुद संज्ञान ले सकता है। ये इसके पास में अधिकार होता है। और उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमों को दूसरे न्यायालयों में भिजवा सकता है। उच्च न्यायालय के अंदर कोई मुकदमे चल रहे हैं, यानी हाईकोर्ट के अंदर कोई मुकदमे चल रहे हैं, तो अन्य न्यायालयों के अंदर क्या कर सकता है? उस मुकदमे को भिजवाने का भी इसके पास में अधिकार होता है। किसके पास में? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है कि अन्य किसी न्यायालय के अंदर भी क्या कर सकता है? ये उस मुकदमे को पहुंचा सकता है। ये इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे इसके अलावा जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे थे न्यायपालिका की संरचना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट भी कहते हैं। ये प्रत्येक राज्य का एक होता है। प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होता है, यानी उसका खुद का एक सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो होता है। और ये सभी न्यायालय किसके अधीन है? सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये बताया गया कि निचली अदालतों में फैसले की अपील की सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है? नीचे की जो अदालतें हैं, निचली अदालतों के फैसले
निचली अदालतों के फैसले की अपील पर सुनवाई का अधिकार क्या दिया गया है? ये निचली जो अदालतें हैं उनके फैसलों की अपील पर सुनवाई का अधिकार किसके पास में होता है? उच्च न्यायालय के पास में होता है। उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो निचली अदालतों के जो फैसले हैं उन फैसलों पे सुनवाई का इसके पास में क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके पास में कि मौलिक अधिकारों को बहाल रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल या रिट जारी कर सकता है। ये इसके पास में क्या है? अधिकार है। मतलब मौलिक अधिकारों को बहाल कर सकता है और रिट जारी करने का इसके पास में क्या है? अधिकार दिया गया है। किसके पास में दिया गया है? इसके पास में उच्च न्यायालय के ये अधिकार दिया गया है। और राज्य के क्षेत्राधिकार किसके पास में? राज्य के क्षेत्राधिकार वाले मुकदमों का निपटारा। राज्य के क्षेत्राधिकार के अंदर कोई मुकदमा है, राज्य के क्षेत्राधिकार के मुकदमे राज्य के क्षेत्राधिकार के मुकदमों का निपटारा करने का इसको क्या है? अधिकार है। निपटारा कर सकता है, ये इसके पास में अधिकार होता है। राज्य के क्षेत्राधिकार के मुकदमों का निपटारा कर सकता है। ये किसके पास में अधिकार होता है? ये उच्च न्यायालय के पास में अधिकार होता है, जिससे ये क्या है? कार्य करता है। ठीक है। और इसके अलावा भी ये चीज दे रखी है कि इसको क्या है कि अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण यानी नियंत्रण, अपने अधीन अदालतों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण क्या करता है? नियंत्रण। मतलब अधीन अदालतों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण का कार्य भी किसका होता है? उच्च न्यायालय का होता है। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय किस तरीके से काम करता है, फिर उच्च न्यायालय किस तरीके से काम कर रहा है। अब है जिला न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिला न्यायालय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिला न्यायालय किस तरीके से कार्य करते हैं। जिला न्यायालय। अब देखो जिला जो न्यायालय है, जिला न्यायालय के अंदर ये बात बताई गई कि जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई क्या करते हैं? ये जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई, जो जिले के अंदर जो मुकदमे दायर किए जाते हैं तो उन पे सुनवाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जिला न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये जिले न्यायालय के पास में अधिकार होता है कि जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई का उसके पास में क्या है? अधिकार है। और इसके अलावा कि ये क्या करता है कि जो है वो आधारित मामलों पर फैसला देती है, यानी गंभीर जो मामले हैं, गंभीर किस्म के जो मामले हैं, गंभीर किस्म के मामलों पे भी सुनवाई देने का अधिकार किसके पास में होता है? जिला न्यायालय के पास में। गंभीर किस्म के मामलों की सुनवाई का अधिकार
गंभीर किस्म के मामलों की सुनवाई का अधिकार किसके पास में होता है? ये किसके पास में? जिला न्यायालय के पास में। अब जिला न्यायालयों के पास में हम इसकी कितने स्तर पढ़ चुके हैं न्यायपालिका के? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। अब सेशन कोर्ट, जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अब देखो अधीनस्थ न्यायालय के अंदर ये बताया गया फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे कौन से आते हैं? लड़ाई झगड़े, फौजदारी व दीवानी किस्म के मुकदमे। कौन से मुकदमे इसके अंदर आ रहे हैं? फौजदारी व दीवानी किस्म के मुकदमे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फौजदारी ये होता है लड़ाई झगड़े से संबंधित, और दीवानी किस्म से मतलब ये होता है कि आपसी कोई विवाद है तो उन विवादों से संबंधित कोई सा खेत का विवाद हो या फिर बाड़े का विवाद हो, घर से संबंधित विवाद हो या संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद है, तो उस दौरान क्या किया जाता है कि ये जो छोटे अधीनस्थ न्यायालय उनके अंदर मुकदमा दायर किया जाता है। इस तरीके से अदालतें होती है और अदालतें इस तरीके से कार्य करती है। अब पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहां तक है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें बताया गया पहला है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित। पहला बिंदु इसमें लिखा है मौलिक अधिकार। पहला हम क्या लेंगे? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों में क्या बताया गया? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि क्या बताया गया मौलिक अधिकारों के अंदर। ये बताया गया कि मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ, यानी मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या बताया गया कि कुछ मुकदमों की जो सुनवाई का अधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। यह है इसका मूल क्षेत्राधिकार है। मौलिक मतलब मूल, इसके पास में अधिकार है। किसके पास में? सर्वोच्च न्यायालय के पास में यह अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पास में यह अधिकार है कि कुछ ऐसे मुकदमे हैं, उन मुकदमों की सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास में, अन्य किसी न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरीके के अधिकार है। और फिर दूसरी चीज इसमें बताएगी कि संघीय संबंधों से जुड़े अगर कोई मामले हैं तो मामलों की सुनवाई का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। कानूनी विवादों, दो राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो उसका समाधान भी किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोई प्रश्न हो जिसको हल करने की जिम्मेदारी जो कि सर्वोच्च न्यायालय की ही है, यानी कोई इस तरीके का कोई प्रश्न हो जिसको हल करना हो और वो अन्य न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त नहीं कर, सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही ये अधिकार प्राप्त, सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने का अधिकार किसके पास में? सर्वोच्च न्यायालय को। ये किसी भी संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य, किसी भी संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र और राज्य का कोई प्रश्न है और उस प्रश्न कोई भी ऐसा विवाद हो सकता है, उस विवाद की समस्या का समाधान करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास में, अन्य न्यायालय के पास में ऐसा नहीं। फिर रिट संबंधी अधिकार अगला है, दूसरा बिंदु है रिट संबंधी अधिकार। रिट संबंधी अधिकार। अब रिट संबंधी जो अधिकार है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि क्या दे रखा रिट संबंधी जो अधिकार है उसमें ये चीज बताई गई है कि इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी, यानी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए किसी भी सीधे किसमें जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकता है। मतलब रिट संबंधी क्षेत्राधिकार से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो सीधे कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, यानी रिट देने का अधिकार है। और इसमें ये चीज बताई गई है कि
रिट का मतलब होता है आदेश, इस तरीके का आदेश कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उन अधिकारों की क्या की जाए, रक्षा की जाए, इस तरीके से है। और उच्च न्यायालय सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यानी उच्च न्यायालय के अंदर कोई मुकदमा दायर है तो वो सीधा किसमें जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकता है। तो ये रिट जारी करने का एक अधिकार होता है, रिट संबंधी अधिकार होता है, जिसका उपयोग सामान्य व्यक्ति कर सकता है अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा बिंदु है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित ये चीज बताई गई है कि इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय अपील करने का अंतिम उच्च न्यायालय है और वहां अपील दायर की जा सकती है। अंतिम अपील कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये अधिकार है। और संविधान या कानून की व्याख्या करने से संबंधित कोई प्रश्न है, संविधान या कानून की व्याख्या से संबंधित कोई मामला है तो ये केवल अधिकार किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और फौजदारी के मामले के अंदर निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे, यानी फौजदारी लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई मामला है और उस पर निचली अदालत ने अगर फैसला सुना दिया है तो वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्याय की गुहार कर सकता है, वहां उसकी अंतिम अपील होगी और वहां पे उसकी सुनवाई की जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपनी अपील दायर कर सकता है अगर किसी न्यायालय के मामले से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो अन्य न्यायालय के अंदर जाके भी क्या कर सकता है, अपनी अपील दायर करने का उसके पास में अधिकार है। अब सलाह संबंधी अधिकार, चौथा पॉइंट है सलाह संबंधी अधिकार। अब देखो सलाह संबंधी जो अधिकार है, सलाह संबंधी अधिकार में बताया गया कि मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार, कौन, मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। मतलब मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का एक परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी होता है। मतलब वहां व्यक्ति को क्या मिलती है, सलाह मिलती, वहां सलाह दी जाती है। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की या भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विशेष विषय को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ले जा सकता, वहां सलाह ले सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दे रखा है, न्यायपालिका को दे रखा है, तो वहां से वो सलाह प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से इसके क्या हो गए, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार हो गया, उसका रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अब हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक सक्रियता, अब देखो न्यायिक सक्रियता जो है, न्यायिक सक्रियता में बात बताई गई है कि अनेक लोगों का मानना, कई लोगों का ऐसा मानना है, कई लोग इस तरीके से मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका को कहा गया है। न्यायिक सक्रियता का मतलब जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता मतलब क्या बताया गया, जनहित याचिका। न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है, जनहित याचिका से अभिप्राय है, यानी जनहित याचिका मतलब न्यायिक सक्रियता ही बताई गई है। और इसमें ये बताया गया कि ये जनहित याचिका अधिक से अधिक जनोन्मुखी मतलब जनोन्मुखी मतलब अधिक से अधिक जनता को इसकी जानकारी प्राप्त हो, इस तरीके की इस तरीके से इसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। और दूसरी चीज, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य जो साधन है वो जनहित याचिका है, यानी भारत के अंदर जो जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का जो उदाहरण है वो क्या है, जनहित याचिका से संबंधित है, यानी जनता के अंदर जागृति आने जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, यानी
अब कोई मामला है, किसी मामले से संबंधित है, तो व्यक्ति अदालत के अंदर जा रहा है तो वो किसका सहारा ले रहा है? न्यायालय का सहारा ले रहा है। मतलब उसे ये जानकारी है कि मेरी ये जो समस्या है इसका समाधान मैं कानून के माध्यम से इसको हल कराऊं, जिससे मुझे क्या मिले? इंसाफ मिले। और इंसाफ के लिए ही व्यक्ति कहाँ जाता है? अदालत के अंदर जाता है, जहां न्यायिक सक्रियता को वो इस्तेमाल कर रहा है। जनहित याचिका मतलब वो अपनी याचिका दायर करता है कि कोई कैसा भी मैटर हो तो उसका उस समस्या का समाधान चाहता है और उसे वहां पे क्या मिले? इंसाफ मिले। अब देखो कि जैसे ध्वनि प्रदूषण, भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है। अगर कोई व्यक्ति इतना परेशान है कि ध्वनि प्रदूषण से परेशान है, या फिर इससे भ्रष्टाचार से परेशान है, या तो कोई न्यायपालिका सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो वो व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत की शरण ले सकता है और वहां से उसे क्या प्राप्ति होगी? न्याय की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति अपनी इस याचिका के माध्यम से उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है इस तरीके से। और ये भी बताया गया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर न्यायिक सक्रियता बहुत ही महत्वपूर्ण, आवश्यक रूप के अंदर देखी गई है। अब न्यायपालिका और अधिकार, न्यायपालिका के क्या अधिकार है? न्यायपालिका और अधिकार, न्यायपालिका और अधिकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या है न्यायपालिका और अधिकार? इसमें ये बताया गया है कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का क्या दिया गया है? अधिकार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे न्यायपालिका व्यक्ति की क्या करे? अधिकारों की रक्षा करे। अब किस रूप में वो अधिकारों की रक्षा करते हैं? कि न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके, सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। तो इसके लिए ये चीज बताई गई है कि उसके द्वारा मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। और किस तरीके से? अगर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होगा तो वो अपने मौलिक अधिकारों को वापस स्थापित कर पाएगा। तो इससे मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है, जिसमें अनुच्छेद 32 जो कि ये बताता है कि उच्च न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने का अधिकार, यानी एक ऐसा आदेश देने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों की हनन हो रहा हो तो वो किसी भी प्रशासन या किसी भी अदालत को आदेश पारित कर सकता है कि उस व्यक्ति के अधिकारों का क्या नहीं होना चाहिए? हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये चीज बताएगी कि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में भी स्थापित किया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो व्यक्ति के अधिकारों के लिए स्थापित है, और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या प्रदान करता है? उसके अधिकारों से। न्यायपालिका किस तरह से व्यक्ति को अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य रहता है, इस तरह से वो कार्य करती है। अब न्यायपालिका और संसद के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि न्यायपालिका संसद के रूप में कैसे है। न्यायपालिका व संसद, न्यायपालिका व संसद के बारे में ये चीज बताई गई है कि इसमें ये चीज है उल्लेखित कि न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है, यानी न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पे अपनी सक्रियता तो दिखाई है, लेकिन राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति भी अंकुश लगाया है। मतलब ये नहीं कि राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति अगर नेता चुन लिया जाता है तो वो कहेगा मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं प्रधानमंत्री हूँ या फिर मैं मंत्री हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस जगह भी न्यायपालिका व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आम जन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन पे अंकुश का कार्य करती है। उनको भी कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाती है, यानी उनको जो व्यक्ति चुन के गए हैं, जो भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, तो वो क्या करेगा? उसका कर्तव्य पालन रहेगा आम जन के लिए। ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां ऐसे और अनेक जिस तरीके से राज्यपाल की शक्तियां या राष्ट्रपति की शक्तियां, तो उनको भी क्या किया गया? संकुचित किया गया। वो शक्तियों का क्या नहीं कर सकते? दुरुपयोग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसे संपूर्ण मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा करना, उसके बाद में वो क्या कर सकता है? उस फैसले को अंजाम दे सकता है।
और जब तक सभी एक मत नहीं होंगे, एक राय नहीं होंगे, तब तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता। उसको क्या कर सकती है, जो न्यायपालिका उसको रोक सकती है। और इसमें ये चीज बताया गया तो बंटवारे से भारतीय संविधान की शक्ति इस रूप में बताई गई है कि जो शक्ति सीमित बंटवारे या अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हो तो उस जगह बताया है कि संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च, यानी संसद कानून बनाने और के अंदर सर्वोच्च है। और दूसरी चीज कार्यपालिका उन्हें लागू कर सकती है, लागू करेगी, और न्यायपालिका उन पर व्याख्या करेगी। तो इस तरीके से सबको क्या किया गया है, शक्ति का विभाजन किया गया है, जो कि अपने आप में कोई स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो इस रूप में ये बताया गया कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद ये स्थितियां आ गई कि समाप्ति, जिसमें बताया गया कि तुरंत बाद संपत्ति का जो अधिकार उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, रोक लगाई गई। और ये चीज बताई, संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा तो हो गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, यानी न्यायपालिका क्या करना चाहती थी कि संपत्ति का जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाना चाह रही थी। तो इस तरीके से न्यायपालिका और संसद के मध्य कहीं ऐसी विवाद की स्थितियां हो, उनका समाधान न्यायपालिका के माध्यम से ही हो सकता है। न्यायपालिका जो व्यक्ति हितकारी जो फैसले हैं उस तरीके से दिए जाते हैं और स्वतंत्र रूप से फैसले इसके द्वारा दिए जाते हैं। निष्कर्षतः इस पाठ में ये चीज बताई गई है कि भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। भारतीय न्यायपालिका किसके लिए जानी जाती है, स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि तीनों का क्या किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया गया, अलग अलग किया गया। ये क्या है, अलग अलग है, इनका विभाजन है, एक दूसरे पे इनका अंकुश होता है और अपने फैसले के अंदर स्वतंत्र है। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से क्या करती है, दोनों पे अंकुश लगाती है, इस पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस वजह से स्वतंत्र न्यायपालिका है। और विधायक और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत क्या बताई गई है, संवेदनशील संतुलन पर भी आधारित है, मतलब जो फैसला वो सही तरीके से लिए जाएंगे। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, न्यायपालिका के बारे में हमने पढ़ा और इसको अच्छे से आपको स्टडी करते हुए तो अच्छे से अध्ययन करना है। और ये आपका पाठ समाप्त। महत्वपूर्ण प्रश्न इसके आपको लिखवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।